फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा जी, सुशील ओझा जी, जितेंद्र जी भारद्वाज, गौरव वल्लभ जी, धर्मनारायण जी जोशी, हमारे साथी महेंद्रजीत सिंह जी मालवी, भारतन जी भगोरा साहब, हमारे बीच में विराजे हुए सभी समस्त धर्मगुरु कैलाश जी, भवानी जी जोशी, शैलेश शर्मा, संतगण रघुवीर दास जी, रमेश जी पंड्या, जैनेन्द्र जी, नरेंद्र जी, के शर्मा जी और मंच पर विराजे हुए सभी महानुभावों और मेरे सामने राधेश्याम जी रंगा साहब और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार बंधुओं। मेरे से किसी पत्रकार ने पूछा ब्राह्मण कौन है। मैंने कहा जो परोपकारी है और जिसमें अहंकार नहीं है और जो पराई पीड़ा में पड़ने वाला है उसका नाम ब्राह्मण है। वेदों में लिखा है ब्राह्मणोस्य मुखमासीद्वा भूरादन्यः कृतः उरु तदसिद्ध वैश्यः प्रज्ञांग शूद्रो अजायत। भगवान के शरीर से ही चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है और ब्राह्मण एक विप्र समाज ऐसा समाज है जो सबको साथ लेकर चलता है। सामाजिक समरसता का जीता जागता कोई नमूना है तो उसका नाम है विप्र। इसलिए हम 16 संस्कार अपने परिवारों में भी डालते हैं और सर्व समाज में 16 संस्कार डालने का काम विप्र समाज करता है कि नहीं करता है। इसलिए सामाजिक समरसता का प्रतीक यदि कोई है तो वो विप्र समाज है। इसी प्रकार अध्ययन और अध्यापन का काम निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज करता आया है और उसके कारण अब समाज में अलग अलग धाराओं में जाने की आवश्यकता है। गौरव वल्लभ जी ठीक कह रहे थे कि हमारे समाज में आईएएस बने, आईपीएस बने, स्टेट सर्विसेज में लोग आए, डॉक्टर और इंजीनियर बने, लेकिन इसके बनने के लिए समाज को आवश्यक प्रबंध करने होंगे। मैं खास तौर से सुशील ओझा जी जिन्होंने विप्र महाकुंभ कोलकाता में किया था, मैं उसका साक्षी रहा, मैं उसमें मौजूद था। हमको पीएमटी, पीईटी, आरएएस और आईएएस की कोचिंग क्लासेस लगानी होगी। उन कोचिंग क्लासेस में लोगों को शिक्षित करना, ट्रेनिंग देना और उसके साथ साथ वो कोर्स जो पढ़ाई में आप पढ़ रहे हैं वो कोर्स नहीं जो आरएएस और आईएएस के पढ़ाई में कोर्स आता है उसका पढ़ाई करना और उसके साथ मॉक इंटरव्यू कराना। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो डीजी पद से रिटायर हुआ, उसका नाम है प्रदीप व्यास। वो 4 बार रिटर्न परीक्षा में सेलेक्ट हुआ, इंटरव्यू में 3 बार रह गया। चौथी बार हमको पता लगा गौरव वल्लभ जी हमने 6 महीने तक उसकी मॉक इंटरव्यू की ट्रेनिंग पहले से ही करवाई और वो चौथी बार सेलेक्ट होकर डीजी की पोस्ट से रिटायर हुआ। इसलिए कोचिंग क्लासेस बहुत जरूरी है। जब तक हम प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, प्री मेडिकल टेस्ट की पढ़ाई नहीं कराएंगे, डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे। इसी प्रकार आरएएस और आईएएस बनाने के लिए हमको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अब रहा सवाल आरक्षण का मुद्दा। मुझे याद है मैं डीओपी मिनिस्टर था और जब मैंने आरक्षण की मांग रखी कि साडा हक इत्थे रख, उस समय सारे हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड के 100 से ज्यादा, गौरव वल्लभ जी तो रोज 200-300 टीवी चैनल का सामना करते हैं, मैंने पहली बार 100 से अधिक चैनल का सामना किया कि आप डीओपी मिनिस्टर और आरक्षण की मांग करने आ गए। मैंने कहा मैं सही करने आया हूं। मैं आज सिख समाज में, महेश्वरी समाज में, वैश्य समाज में और किसी भी समाज में जा सकता हूं तो अपने समाज में क्यों नहीं आ सकता। मैं आऊंगा और उनके हक की बात रखूंगा। उस समय मैंने कहा कि जिसको आरक्षण मिल रहा है 16%, 12%, 21%, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, उनको मिलना चाहिए। लेकिन हमको
हमारी संख्या बल के आधार पर 14% आरक्षण मिलना चाहिए। और आपको जानकर खुशी होगी, उस समय मैं मंत्रिमंडल में था, हमने ये प्रस्ताव रखा और सर्वसम्मति से 14% आरक्षण राजस्थान में मंजूर हुआ। लेकिन मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे को केवल मात्र 10% आरक्षण मिला। तो सबसे पहला तो हमारा सबका पक्ष विपक्ष और सारी पॉलिटिकल पार्टियों को ये कहना चाहिए कि हमारा 4% आरक्षण कम मिला है, हमको 4% आरक्षण और मिलना चाहिए ताकि हम अपने लोगों को आगे बढ़ा सकें। ईडब्ल्यूएस में केवल मात्र 10% आरक्षण है, ये बढ़कर के 14% होना चाहिए। अब जहां तक मावली से आने वाले माननीय हमारे साथी सदस्य ने ये कहा है कि ईडब्ल्यूएस में जो पिन ट्रिक्स है उनको हम दूर करेंगे, दूर करते जा रहे हैं। पहले आर्थिक आधार को हमने 8 लाख तक बढ़ाया, जमीन का आधार हटाया और भी जो इसमें दिक्कतें आ रही है उसको दूर करने का हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा 14% आरक्षण पारित किया हुआ है, उसको अभी तक केंद्र सरकार को पूरा करने की जरूरत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे लोग आत्मनिर्भर कैसे बने, इसके लिए जरूरी है कि मैं शुरू से ही सुशील जी को ये बात कह रहा हूं कि विप्र फाउंडेशन द्वारा विप्र बैंक की स्थापना होनी चाहिए। उसमें हम अपनी छोटी छोटी किस्तों को जमा कराएं और कम ब्याज के ऊपर हमको वापस पैसा मिले, ताकि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान साथियों को विप्र बैंक के माध्यम से हम फाइनेंस करके उनको आत्मनिर्भर बना सके। आज सरकार की ऐसी अनेक योजनाएं हैं। कोई व्यक्ति वेयर हाउसिंग का गोदाम बनाता है तो 1 करोड़ रुपए की लागत को 75% अनुदान, यानी 75 लाख का अनुदान। यदि कोई कोल्ड स्टोर बनाता है 75 लाख का अनुदान 1 करोड़ के ऊपर। 25% राशि उसके पास नहीं है, वो कौन देगा? वो विप्र बैंक देगा और उसको आत्मनिर्भर बना देगा और उसको अपने पैरों पे खड़ा कर देगा। ऐसी अनेक चीजें हम लोगों के सामने हैं, लेकिन इन सब चीजों के लिए विप्र बैंक की आवश्यकता है। मुझे पूरा भरोसा है कि विप्र बैंक का कंसेप्ट चालू हो गया तो निश्चित रूप से हमारे पास, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है 10,000, 20,000, 50,000 हम बैंक में जमा कराएंगे और जिनको आवश्यकता है उसको विप्र बैंक अपनी तरफ से उसको पैसा उधार देगा, ताकि हमारी एक व्यवस्था है अपनी तरफ से चलती खड़ी हो जाएगी और एक बैंक समाज को आत्मनिर्भर बना देगा। तीसरा बिंदु मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे लोग, जब बड़ा भोजन होता है, बुरा मत मानना, हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन मुसीबत आती है उस समय लोग देखते हैं कि ठीक है संभाल लेगा। उस समय एक सबके लिए और सब एक के लिए एकजुट होकर बंधे हुए गट्ठर की तरह एक दूसरे को सहयोग करने का संकल्प लेना है, तब जाकर हम मजबूती दे पाएंगे। हम किसी का बुरा नहीं चाहते। हमारा समाज ऐसा है जिसका मैंने पहले ही बताया था, परहित सरित धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं है भाई, इसमें विश्वास करना। वेदव्यास जी ने भी कहा था, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। मेरे 18 पुराणों का सार ये है कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए हम लोग परित को साधने वाले लोग हैं। आइए हम सब समाजों का भला करें, लेकिन सबसे पहले अपनी भी बात करें। एक बार अकबर और बीरबल दोनों बैठे हुए थे। बादशाह ने कहा, तेरी और मेरी दाढ़ी में आग लगे तो तू क्या करेगा? कि जा बड़ा सही बोलूं या झूठ? कि सही बोलो। उसने कहा कि एक झपटा तो यहीं लगेगा, फिर आपकी दाढ़ी बुझाऊंगा। तो पहले अपना भला करो और फिर दूसरों की भलाई की बात सोचो। ये बात निश्चित है कि हम अपने पैरों पर खड़े होंगे
तभी तो दूसरे की मदद करेंगे। इसलिए गौरव पल्ली जी की बात का समर्थन करते हुए मैं कहना चाहूंगा, देखिए बेटे भी सेवा करते हैं, लेकिन बेटियों को मैंने देखा है वो पुत्र की तुलना में ज्यादा सिंसियर, ज्यादा लॉयल और सेवाभावी होती है। इसलिए बेटे और बेटी में फर्क मत समझो, उसकी भी पूरी हिफाजत करो और बेटी की तरह उसको आगे पालो। बेटे को कोई आदमी पेड़ को पालता है तो पुत्र और पुत्री को पालने से ज्यादा धर्म होता है। कोई अपने बुजुर्गों को तर्पण करता है तो उसकी 3 पीढ़ियां तर जाती है। मंदिर बनाते हैं उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। तो हम लोगों को इस आर्थिक युग में एक दूसरे की मदद करनी है, लोगों को पढ़ाना है, लोगों को आगे बढ़ाना है और मिलकर कोई आदमी फीस नहीं भर सकता है तो विप्र बैंक के माध्यम से हम उसकी फीस भरें। मेडिकल, इंजीनियरिंग, सीए, एमबीए कोई भी व्यक्ति कर रहा है और उसके पास फीस नहीं है तो जो संपन्न व्यक्ति है एक व्यक्ति को गोद ले, उसकी पढ़ाई का इंतजाम करे, उसको आगे बढ़ाए। एक सबके लिए और सब एक के लिए, इस सिद्धांत के आधार पर समाज काम करेगा तो निश्चित रूप से हमारा समाज जो है खुद भी आगे बढ़ेगा और दूसरों को भी आगे बढ़ाएगा। हम 36 कौम के, जैसा मैंने आपको बताया, संस्कार डालने वाले समाज हैं। आइए हम संस्कार डालने के साथ साथ समाज का उत्थान करें और सर्व समाज का उत्थान करें, तब जाकर के ब्राह्मण समाज का गौरव रहेगा। अंत में विवेकानंद जी के शब्दों में कहना चाहता हूँ। मंत्री जी 1 मिनट में आपका बीच में लूंगा। भाई देखो, मैं हरियाणा से आया हूँ, हरियाणा का ब्राह्मण हूँ। इतनी देर से मैं बैठे सुन रहा था, सबको मंत्री जी क्षमा चाहूंगा, आप बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं। ब्राह्मण समाज बैठा हुआ, इतने सारे वक्ता बोले, लेकिन समाज इतने बड़े मंत्री हमारे बीच में बैठे, किसी ने मंत्री जी से कुछ मांगा ही नहीं। अब देने वाला बैठा, मांगने वाले कोई यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। मेरे को इस बात पे बड़ी आश्चर्य हो रहा। अरे हम तो हरियाणा के आदमी, हम तो लटका देते हैं। मैं देख रहा हूँ बीच में लोग उठ के जा रहे हैं, उनको लगा कुछ मिला ही नहीं, क्या करें। तो मंत्री जी आप बैठे हो, शिक्षा विभाग के मालिक हो, आज ब्राह्मणों को गौरव वल्लभ जी ने कहा IAS होने चाहिए, MP साहब ने कहा है, और है तो आगे कैसे बनेंगे, ये तो रिटायर हो रहे हैं पुराने वाले। तो होने के लिए चाहिए हमें छात्रावास, छात्रावास के लिए चाहिए जगह। आप शिक्षा के मंत्री, हर जिले में आज हल्का है, सागवाड़ा में आप खड़े हो, 2 की तो आज ही कर जाओ। ये देखो भाई, हरियाणा का एक ब्राह्मण मांग रहा, राजस्थान के ब्राह्मणों ने तो मांगना सीखा नहीं, हमने जरूर सीख रखा है हरियाणा के ब्राह्मणों ने, और हम तो अच्छे से मांगना जानते हैं। अपने मुख्यमंत्री को हाथ पकड़ के मांगना जानते हैं। और हमारे मंत्री जी खड़े हैं तो ये तो बड़े नरम दिल, बड़े अच्छे सॉफ्ट मंत्री हैं। इनसे भी अगर कोई नहीं मांग रहा है तो मैं दुर्भाग्य मानता हूँ। तो आपसे हाथ जोड़ के कहो तो मैं लठ गाड़ के आपसे ये मांग रहा हूँ कि हमारे लिए छात्रावास के लिए और एक विप्र कल्याण बोर्ड, गौरव जी ने कहा मैंने विप्र कल्याण बोर्ड बनाया है। भाई साहब 1 करोड़ रुपए में राजस्थान में कुछ नहीं होने वाला। 100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी से डरवाओ तो विप्र कल्याण बोर्ड पे हम और बढ़ाएंगे। तो दूसरे वक्ता बोल गए थे ना 6-8 महीने, वो बात सच्ची ना हो जाए, ध्यान देख लेना। 100 करोड़ इसको आप हाँ भर के जाओ, 100 करवाओगे। आप सोनिया गांधी जी से फोन करवा के या कैसे भी करके गौरव जी को ऐसे झगड़े नहीं देंगे। गलत तो नहीं कह रहा भाई? अरे हाथ उठा के कहो 100 करोड़ रुपए देंगे। ये प्रस्ताव पास है। मंत्री जी क्षमा चाहूंगा, देखो हरियाणा का वो आदमी हूँ, हमारे यहाँ कल्चर के नाम पे एग्रीकल्चर है। हमें थोड़ा सा संस्कृति के बारे में नॉलेज में बीच में उठा, इसके लिए बहुत बहुत क्षमा। बहुत धन्यवाद है आपका। देखिए, जहाँ तक बीकानेर का सवाल है, वहाँ छात्रावास की जमीन भी अलॉट हो गई और 50 लाख रुपए का काम भी हो गया। सागवाड़ा का जहाँ तक सवाल है, अभी आपने बताया है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि सागवाड़ा में भी छात्रावास के लिए जमीन उपलब्ध करवाते और इसके साथ विप्र कल्याण बोर्ड बना है। इसके लिए कॉर्पस फंड के लिए भी आपकी बात को पुरजोर शब्दों में मुख्यमंत्री जी के साथ पहुंचे। मैं कुल मिलाकर आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारा जब
हमारे खुद का एक पुस्तिकर बैंक है। गौरव वल्लभ जी, पुस्तिकर बैंक में लगभग 500 करोड़ रुपए जमा है।